हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए साइंस से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो दोस्तों, मानव खोपड़ी में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है? आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8, यानी कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 है, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का जो हृदय है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? क्वेश्चन में 1 मिनट नहीं है, लेकिन यह 1 मिनट में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 72 बार, लगभग 72 बार मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर लगभग कितनी है? 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 16 से लेकर के 18 बार मनुष्य का जो श्वसन दर है 1 मिनट के अंदर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1350 से लेकर के 1400 ग्राम, जो कि मस्तिष्क का वजन होता है। तो आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर होती है? तो यह होती है जांघ में, फीमल, यानी कि फीमल जो जांघ में होती है वह मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा फीमल। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? देखिए यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्टेपिज, मध्य कर्ण में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज मध्य कर्ण में होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? सबसे मजबूत हड्डी वह मानव शरीर की कहाँ पर होती है? आपके सामने कुछ ऑप्शन है, ध्यान से ऑप्शंस को देखिए और ध्यान दीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जबड़े की हड्डी, जो कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाएगा? आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केलोलॉजी, यानी कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाएगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनका रक्तचाप कितना होता है? आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 120/80 मिलीमीटर, जो कि मनुष्य सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? तो देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 सेकेंड का समय लगता है शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 65 से लेकर के 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन हो जाएगा 65 से लेकर के 80%। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से वीडियो को देख करके सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर रिपीट मोड में वीडियो को प्ले करके भी आप लोग याद कर सकते हो लाइव वीडियो में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? जो रक्त की मात्रा होती है वह शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7%, यानी कि 7% राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? जो मनुष्य का शरीर है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो यह हो जाएगा आपका 5 से लेकर के 6 लीटर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 5 to 6 लीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना। अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा? आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा पीएच मान 7.4 होगा, यानी कि जो मानव रक्त का पीएच मान है वह 7.4 होगा। तो आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करती है वह अंग कौन सी है इन ऑप्शन में से? तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आप लोग ध्यान लगाइए कि कौन सा आंसर राइट होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा राइट, आप लोगों ने सोच लिया?
चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो वह हो जाएगा किडनी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग किडनी हो जाएगा। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो लाल रक्त कण का जीवन काल होता है वह कितने दिनों का? तो यह आपका हो जाएगा 20 से लेकर के 120 दिन का, यानी कि जो लाल रक्त कण का जीवन काल है वह 20 दिनों से लेकर के 120 दिनों का होता है। तो आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 20 से लेकर के 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होगा? तो यह होगा 2 से लेकर के 4 दिनों का, यानी कि 2 से 4 से 5 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 से लेकर के 4 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? जो भोजन का पाचन क्रिया है वह कहाँ से आरंभ होगा? तो यह आपका हो जाएगा मुख से, यानी कि जब आप भोजन को मुख में रखते हैं उसी टाइम से पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, भोजन का पाचन क्रिया आपके मुख से ही आरंभ हो जाती है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वह होगा आपका छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लीवर, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीवर, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्वचा, जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है मनुष्य में। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा 206, जो कि मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? मांसपेशियों की मानव शरीर में कुल संख्या कितनी होती है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 639, जो कि मांसपेशियों की कुल संख्या होती है मानव शरीर में। तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइलिन। टाइलिन जो कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? आंसर ऑप्शन हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, जो कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला सवाल है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 20। अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से लेकर के 1.5 लीटर प्रतिदिन जो मानव शरीर है उसमें मूत्र बनता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? शरीर में विटामिन ए कहाँ पर रहता है? तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लीवर में। विटामिन ए लीवर में रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर होती है? देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पैर में। जो टिबिया नामक हड्डी है वह पैर में होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटॉन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है?
तो यह तरंग है अनुप्रस्थ, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो यह प्रस्थापित किया गया था हाइगेंस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हाइगेंस राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो यह सहायक होती है ध्रुवीकरण, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किया था मैक्सवेल ने, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो यह दिखलाया था ग्रेमाल्डी ने, यानी कि ऑप्शन ए ग्रेमाल्डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया, तो किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन, तो यह हो जाएगा आइंस्टीन ने, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो यह घटना हो जाएगा ध्रुवण, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? तो यह क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा विवर्तन, यानी कि ऑप्शन बी। किसी अवरोध की कोर से, या जिसे किनारे बोलते हैं कोर यानी कि किनारा, उससे प्रकाश का मुड़ना कहलाएगा विवर्तन, ऑप्शन बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो यह करता है व्यतिकरण का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन बी व्यतिकरण का सिद्धांत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कौन सी होती है इन ऑप्शन में से? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं, तो वह घटना क्या कहलाएगा? तो वह घटना कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, तो वह कौन सी तरंगे हैं? तो आंसर ऑप्शन सी होगा अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का जो सर्वप्रथम वेग ज्ञात किया था वह हो जाएगा रोमर, यानी कि ऑप्शन सी रोमर ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम निर्वात में होता है, तो ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन भी होगा ओम मीटर, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो आंसर ऑप्शन भी होगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, या फिर सहसा गिर जाती है? तो जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन का सी वैसे ही रहती है, यानी कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रह जाती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, तो कौन से क्रम में होती है जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल? तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन भी हो जाएगा जल, कांच, हीरा, इस तरह के क्रम में रहती है, पहले जल फिर कांच फिर हीरा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश का समय है वह 1 सेकंड का है, यानी कि 1.3 कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर 1 सेकंड ऑप्शन में है, तो आप इसको लगा सकते हैं टिक, यानी कि 1 सेकंड का समय चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगता है। अगला सवाल देखते हैं, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुँचता है? सूर्य का प्रकाश को धरती तक आने में टोटल 8 मिनट का समय लगता है, इसलिए ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। अगला सवाल है, प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा इन ऑप्शन में से? तो ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10 मीटर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वह भाग हो जाएगा किरीट या कोरोना, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो अधिकतम समय है वह क्या होगा इनमें से? तो सूर्य ग्रहण का जो अधिकतम समय है वह हो जाएगा 460 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, या फिर पृथ्वी के बीच में हो, या सूर्य बीच में हो, या सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से राइट आंसर? तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा बीच में हो, यानी कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण घटित होता है कौन से समय? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन, या फिर अर्धचंद्र के दिन। तो देखिए आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्णिमा के दिन, यानी कि चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतिपदा के दिन, यानी कि ऑप्शन ए, जिसे अमावस्या भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा हुआ हीरा है वह जगमगाता है कौन से कारण? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो एक काटा हुआ हीरा है वह जगमगाता है। देखिए आपका अगला सवाल है, पानी से भरे हुए किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो किसी पानी से भरे एक बर्तन में एक सिक्का पड़ा हुआ है जिस पर प्रकाश पड़ रही है, तो वह सिक्का उठा हुआ प्रतीक होता है। तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया कि प्रकाश पड़ने के कारण, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो वह कौन सी दर्पण है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अवतल दर्पण है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो वह दर्पण होते हैं परावलय दर्पण, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में जो दर्पण इस्तेमाल किए जाते हैं वह परावलय दर्पण ही होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो किस चीज़ का काम में लेते हैं? कौन से दर्पण का काम में लेते हैं दाढ़ी बनाने के लिए? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण का जो इस्तेमाल होता है दाढ़ी बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाएगा? तो मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह कहलाएगा रेटिना, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला सवाल है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक उल्टा छोटा होगा, यानी कि वास्तविक उल्टा और छोटा, इस तरह के क्रम में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्ति के ऊंचाई की आधी, यानी कि एक इंसान के आधी ऊंचाई होनी चाहिए। अगला सवाल है, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या है? तो यह संख्या हो जाएगा अनंत, यानी कि कोई भी संख्या नहीं है, अनंत है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल आपका, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती को कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दर्पण में मोमबत्ती के प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी, यानी कि ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो यह कोण होगा 90 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक दूसरे पर
एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? तो यह छवियों की संख्या हो जाएगी 2, यानी कि ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो किस तरह से दिखाई देगा? तो वह हरा दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन बी। यानी कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा दिखाई देगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो किस तरह से प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग दैर्ध्य द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में रंग होते हैं टोटल 7 रंग, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग किस तरह से दिखाई देगा? तो यदि वायुमंडल ना हो तो उस कंडीशन में जो पृथ्वी का रंग है वह काला दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि काला रंग दिखाई देगा जब वायुमंडल ना हो तो। अगला सवाल है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं वह होते हैं लाल, हरा, नीला, यानी कि लाल, नीला, हरा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो वह कौन सा है जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैंगनी कलर, जो कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है। अगला सवाल है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। तो परिणामी रंग कौन सा हो जाएगा? तो यह रंग हो जाएगा सफेद रंग, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो यह कौन सा भाग हो जाएगा? तो यह होगा फिल्म, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में जो लेंस की प्रयोग होता है वह लेंस हो जाएगा उत्तल, यानी कि ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं कैमरे में। अगला सवाल है, दृष्टिपटल जिसे रेटिना बोलते हैं पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वह किस तरह का प्रतिबिंब होगा? दृष्टिपटल पर बना हुआ प्रतिबिंब, तो यह हो जाएगा वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, यानी कि वस्तु से छोटा होगा लेकिन वह उल्टा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो यह किया जाता है आइरिस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी, आइरिस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो यह हिस्सा हो जाएगा कार्निया, यानी कि ऑप्शन से कार्निया हिस्सा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्रोगों में परिवर्तित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है, तो कहाँ से मापते हैं, कितनी दूरी से? तो यह दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए अगला सवाल है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो यह दोष हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन बी, निकट दृष्टि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो क्या देख सकता है? नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, या दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, या नज़दीक व दूर स्थित वस्तु दोनों को, या फिर नहीं नज़दीक और नहीं दूर की वस्तुओं को। तो इन चारों ऑप्शन में से जो भी राइट आंसर आपको लग रहा है कमेंट करके बताना है। जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट करना। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था 1820 में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1820। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत देश में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल को कौन से शहर में स्थापित किया गया था? तो देखिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, मुंबई शहर में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल को स्थापित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे अधिक कौन से क्षेत्र में पड़ा? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा, आर्थिक क्षेत्र में अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ की गई? भारत देश में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब से आरंभ की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1850 में भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना आरंभ की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारे जवाहरलाल नेहरू का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खोया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा उन्होंने अपना अधिकार, चाय का अधिकार जो है वह खो दिया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत देश में दास प्रथा को कब से अवैध घोषित किया गया था? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे डेली वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। अगला सवाल है, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियम डोरोजियो, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वह कहाँ पर था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले कौन है? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल है वह किसके लिए समर्पित है? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्वामी विवेकानंद के लिए कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल है वह समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिका पत्रिका निकाली थी? तो आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए वामा बोधिका पत्रिका निकाली थी। चलिए अगला सवाल, राजा राममोहन राय द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राममोहन राय द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा, 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के कौन से सुधारक को लोक हितवादी कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन के जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो यह किया था बुद्धिजीवी और नागरिक उच्च जातियों को, यानी कि दोनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर किसी भी ऑप्शन में अगर ए ऑप्शन ना हो, नागरिक उच्च जातियाँ, तो आपका बुद्धिजीवी राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों ही ऑप्शन हो तो ऑप्शन में कहीं पर आपको ए और बी दोनों ऑप्शन मिलेंगे, तो उसको आप राइट आंसर टिक कर सकते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो आरंभिक दशक में, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला जो आंदोलन था वह था अहरार, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अहरार। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला सवाल हो जाएगा, फ्राइजी विद्रोह के नेता कौन थे? फ्राइजी विद्रोह के जो नेता थे वह कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दादू मियाँ, जो कि फ्राइजी विद्रोह के नेता हुआ करते थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले कौन है? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है अहमदिया कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो अहमदिया कादियानी आंदोलन को आरंभ करने वाले हैं मिर्जा गुलाब अहमद, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेलूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1863 में कोलकाता में मुहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ़ ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति मानते हैं? किसे भारत का आधुनिक प्रथम व्यक्ति मानते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजा राममोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति मानते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रणजीत सिंह, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय देते हैं किसे देते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सर चार्ल्स चैंपियन को, सॉरी दोस्तों नेपियन को, सर चार्ल्स नेपियन को सिंध विजय का श्रेय देते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? कौन से शासनकाल, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। अगला सवाल है प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक कौन था? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक कौन है? आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डुप्ले, जो कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ पर थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा लाहौर में पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला सवाल है गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। अगला सवाल है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? इन ऑप्शन में से जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है वह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। अगला सवाल है सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुड़गांव में है, यानी कि सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य है वह स्थित है गुड़गांव में। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑप्शन में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? इन ऑप्शन में से कौन सा अभयारण्य है जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पेरियार, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? इन ऑप्शन में से क्या है जो कि ओडिशा में नहीं है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महानदी हाथी रिजर्व, जो कि ओडिशा राज्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य इन ऑप्शन में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला सवाल है संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा गहीर माथा में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सरिस्का पक्षी विहार है कहाँ पर अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा गुजरात राज्य में अवस्थित है।
अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ कहाँ पर है? तो केबुल लमजाओ है वह स्थित है मणिपुर राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर राज्य। अगला सवाल है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गैंडा। अगला सवाल है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है वह कौन से राज्य में है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य में है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इन ऑप्शन में से कौन से राज्य का हिस्सा नहीं है? तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अगला सवाल है, पेरियार गेम अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? पेरियार गेम अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, असम, और इन चारों ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट करके बताओ। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।